नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस में चीज़ें कैसे काम करती हैं? जैसे जब कोई अंतरिक्ष यात्री स्पेस में तैरता है तो क्यों, या सूरज के चारों ओर ग्रह क्यों घूमते हैं? आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है बल और अंतरिक्ष। इस स्लाइड का टाइटल देखिए, फोर्स इन स्पेस, और इसके नीचे एक बहुत ही खास लाइन लिखी है, एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मास, वेट एंड ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पर तीन सुपर हीरोज की कहानी समझने वाले हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। उनके नाम हैं मास, वेट और हमारा सबसे बड़ा खिलाड़ी ग्रेविटी। ये तीनों मिलकर कैसे काम करते हैं और इनका क्या रिश्ता है, ये हम एक एक करके आगे की स्लाइड्स में जानेंगे। तो चलिए अपने इस सफ़र के लिए अपना रोड मैप देखते हैं। हमने इस पूरे सफ़र को तीन स्टेशंस में बांटा है। स्टेशन एक, सबसे पहले हम अपने दो सुपरस्टार्स मास, मैस और वेट के बीच का असली फ़र्क समझेंगे। ये दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। स्टेशन दो, इसके बाद हम अपनी सबसे पावरफुल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानेंगे। ये कैसे काम करता है और ये क्यों हर जगह मौजूद है। स्टेशन तीन, और फिर हमारे सफ़र का सबसे मज़ेदार हिस्सा आएगा। हम सब मिलकर एक नारंगी ऑरेंज का वज़न अपने सोलर सिस्टम के अलग अलग ग्रहों पर निकालेंगे। सोचिए, मंगल पर उसका वज़न कितना होगा, या बृहस्पति पर। लेसन लॉन्च। चलिए अब देखते हैं कि आप सब कितने ध्यान से सुनते और देखते हैं। यहाँ एक छोटा सा सवाल है जो हमारे आज के टॉपिक से जुड़ा है। आप स्लाइड पर दिए गए सवाल को पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी के मास की तुलना में चंद्रमा के मास का कौन सा अनुपात लगभग सही है? आपके पास चार विकल्प हैं, एक 10, एक 30, एक 55 और एक 81। दर्शकों को सोचने के लिए कुछ सेकंड का समय दें। क्या आप सब ने अपना अपना जवाब सोच लिया? क्या लगता है, कौन सा अनुपात सही है? थोड़े सस्पेंस के बाद आप सही जवाब बताते हैं। सही जवाब है 1 to the 81st पावर। हमारी पृथ्वी चंद्रमा से लगभग 81 गुना ज्यादा विशाल, मैसिव है। और इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा से कहीं ज्यादा है, और यही कारण है कि पृथ्वी चंद्रमा पर ज्यादा खिंचाव डालती है, बजाय इसके कि चंद्रमा पृथ्वी पर डाले। स्टेशन एक, मास क्या है? व्हाट इज मास? स्वागत है हमारे पहले स्टेशन पर। यहाँ हम अपने पहले सुपरस्टार मास के बारे में बात करेंगे। मास किसी भी चीज़ के अंदर मौजूद पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ मैटर, का माप है। इसे ऐसे समझिए, आप किसी भी चीज़ को उठाकर देखते हैं तो वो कितनी घनी या ठोस है, यही उसका मास है। उदाहरण के लिए, एक हाथी और एक चूहे को देखिए। एक हाथी का मास बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसके अंदर पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा है। वहीं एक छोटे से चूहे का मास बहुत कम होता है। मास को आमतौर पर किलोग्राम किलोग्राम में मापा जाता है, जिसे हम शॉर्ट में केजी लिखते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मास कभी नहीं बदलता। चाहे आप उस हाथी को धरती पर तोलें या चांद पर, उसका मास हमेशा 6000 किलोग्राम ही रहेगा। यहाँ एक चूहा है। ये चूहा पृथ्वी और मंगल दोनों पर है। आइए देखते हैं कि इसका मास और वेट दोनों जगहों पर कितना है। पृथ्वी पर, ऑन अर्थ, इस चूहे का मास है 0.04 किलोग्राम। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, मास कभी नहीं बदलता। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की शक्ति, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम है। जब हम मास और ग्रेविटी को गुणा करते हैं तो हमें मिलता है वेट। तो पृथ्वी पर चूहे का वेट है 0.40 न्यूटन। मंगल पर, ऑन मार्स, अब यही चूहा मंगल पर है। इसका मास यहाँ भी 0.04 किलोग्राम ही रहेगा। लेकिन मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की शक्ति पृथ्वी से बहुत कम है, सिर्फ 4 न्यूटन प्रति किलोग्राम है। इसलिए मंगल पर चूहे का वेट भी कम हो जाता है, जो कि सिर्फ 0.16 न्यूटन है। यहाँ हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पता चलती है। मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पृथ्वी की सतह के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में लगभग 40% है।
यही कारण है कि यह चूहा मंगल पर पृथ्वी की तुलना में कम वजनी महसूस करेगा, लेकिन इसका मांस दोनों जगह पर एक जैसा ही रहेगा। ये साबित करता है कि मांस और वेट दो अलग-अलग चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप इन दोनों के बीच का अंतर अच्छी तरह से समझ गए होंगे। स्टेशन 1 वेट क्या है? व्हाट इज़ वेट? मास को समझने के बाद अब बात करते हैं वेट की। वेट वह बल है जो किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के कारण लगता है। जहाँ गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा वहाँ आपका वेट ज़्यादा होगा, और जहाँ यह कम होगा वहाँ आपका वेट भी कम होगा। आप आगे बताते हैं। इसे न्यूटन्स में मापा जाता है, जिसे हम एन से दिखाते हैं। यह नाम महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन के सम्मान में रखा गया है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि चूहे का वेट पृथ्वी और मंगल पर अलग-अलग है, क्योंकि दोनों ग्रहों पर गुरुत्वाकर्षण का बल अलग है। इससे यह साफ होता है कि किसी वस्तु का वेट बदलता रहता है, जबकि उसका मास हमेशा एक जैसा रहता है। वेट की गणना, कैलकुलेटिंग वेट, मास और ग्रेविटी को समझने के बाद अब हम एक बहुत ही आसान फॉर्मूला देखेंगे, जिससे हम किसी भी वस्तु का वेट निकाल सकते हैं। स्लाइड पर लिखे समीकरण को पी रचते हुए समझाएं। वेट एन, हार्श मास केजी, एक्स गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की शक्ति एन केजी। यह फॉर्मूला हमें बताता है कि वेट सीधे तौर पर दो चीज़ों पर निर्भर करता है: उस वस्तु का मास, उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। यह समीकरण हमारे आगे के स्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, जहां हम अलग-अलग ग्रहों पर एक ही वस्तु का वेट निकाल कर देखेंगे। वेट की गणना, कैलकुलेटिंग वेट। अब जब हम फॉर्मूला समझ गए हैं, तो चलिए इसे एक उदाहरण पर लागू करते हैं। यदि एक 0.04 किलोग्राम के चूहे का मास है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की शक्ति 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम है, तो उसका वेट पृथ्वी पर कितना होगा? इसको हल करना बहुत आसान है। हम बस अपने फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। वेट हास मास एक्स गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की शक्ति, मास हास 0.04 किलोग्राम गुरुत्वाकर्षण हा 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम। अब इन दोनों को गुणा करते हैं। 0.04 किलोग्राम गुणा 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम बराबर 0.40 न्यूटन। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर इस चूहे का वेट 0.40 न्यूटन है। यह उदाहरण साफ दिखाता है कि कैसे किसी भी वस्तु का मास और गुरुत्वाकर्षण उसके वेट को निर्धारित करते हैं। ग्रेविटी क्या है? व्हाट इज ग्रेविटी? मास और वेट को समझने के बाद अब हम अपने तीसरे और सबसे पावरफुल सुपरस्टार ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करेंगे। ग्रेविटी वह बल है जो किसी भी ग्रह को अपने पास मौजूद वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने के लिए मजबूर करता है। इसी बल की वजह से हम सब यहाँ धरती पर टिके रहते हैं, वरना हम सब हवा में उड़ डाचकर अंतरिक्ष में चले गए होते। गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य चुंबक की तरह काम करता है। जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही हर ग्रह अपने आसपास की हर चीज को अपने केंद्र की ओर खींचता है। यह ग्रेविटी का ही कमाल है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है और चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांध कर रखने वाला सबसे जरूरी बल है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की तुलना, हाउ डज ग्रेविटी ऑन अर्थ कंपेयर, मास और वेट को समझने के बाद अब हम अपने तीसरे और सबसे शक्तिशाली सुपरस्टार गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति दूसरे ग्रहों की तुलना में कैसी है? इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी, अर्थ, पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति लगभग 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम है। मंगल, मार्स पर यह शक्ति सिर्फ 4 न्यूटन प्रति किलोग्राम है, यानी पृथ्वी से आधे से भी कम। यही कारण है कि मंगल पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री कम वजनी महसूस करते हैं, और बृहस्पति, जुपिटर पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति सबसे ज़्यादा 25 न्यूटन प्रति किलोग्राम है। ये पृथ्वी से 2.5 गुना ज़्यादा है। इस स्लाइड को देखकर आपको क्या पैटर्न नज़र आता है? आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ग्रह का आकार बड़ा होता जाता है, उसका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ता जाता है। यही कारण है कि बड्ढे ग्रह छोटी चीज़ों को अपनी ओर तेज़ी से खींचते हैं। यह पैटर्न हमें बताता है कि किसी भी ग्रह का आकार और मास उसके गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को कैसे प्रभावित करता है।
लेसन चेक, लेसन चेक। तो दोस्तों, अब यह आपकी बारी है। हमने मास, वेट और ग्रेविटी के बारे में बहुत कुछ सीखा है। याद करें, जब एक चूहा जिसका मास 0.04 किलोग्राम है पृथ्वी से मंगल पर जाता है तो उसके मास और वेट का क्या होता है? क्या आप सब ने अपना जवाब सोच लिया है? इसका जवाब हम अगली स्लाइड में देखेंगे, जहां हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से पक्का करेंगे। लेसन चेक। पिछली स्लाइड्स पर बात करने के बाद आप इस स्लाइड पर आते हैं जहां एक चूहे का उदाहरण है। तो दोस्तों, अब हम इस मास, वेट और ग्रेविटी के पूरे कॉन्सेप्ट को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। यहाँ एक चूहा है। यह चूहा पृथ्वी और मंगल दोनों पर है। आइए देखते हैं कि इसका मास और वेट दोनों जगहों पर कितना है। पृथ्वी पर इस चूहे का मास है 0.04 किलोग्राम। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, मास कभी नहीं बदलता। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की शक्ति, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम है। जब हम मास और ग्रेविटी को गुणा करते हैं तो हमें मिलता है वेट। अलग अलग ग्रहों पर एक नारंगी का वजन। अब हम आ गए हैं अपने सफर के सबसे मजेदार स्टेशन पर। हमने मास, वेट और गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत कुछ सीखा है। अब समय है इसे एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी में इस्तेमाल करने का। हमारे पास एक नारंगी है जिसका मास 0.1 किलोग्राम है। हम सब मिलकर इस नारंगी का वजन अपने सोलर सिस्टम के अलग अलग ग्रहों पर निकालेंगे। आपको बस 3 आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको इंटरनेट या किसी विश्वसनीय किताब से सभी 8 ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पता करनी है। फिर आपको हमारे वेट वाले फॉर्मूले, वेट हॉर्स मास एक्स ग्रेविटी का इस्तेमाल करके हर ग्रह पर इस नारंगी का वजन निकालना है। और अंत में आपको उन सभी वजन की तुलना करते हुए 3 तुलनात्मक वाक्य, कंपैरेटिव सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे, मंगल पर नारंगी का वजन पृथ्वी की तुलना में कम होगा, तो चलिए तैयार हो जाइए। यह एक्टिविटी आपको यह समझने में मदद करेगी कि कैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हमारे वजन को बदल देती है, भले ही हमारा मास एक जैसा रहे। अलग अलग ग्रहों पर एक नारंगी का वजन। अब हम आ गए हैं अपने सफर के सबसे मजेदार स्टेशन पर। हमने मास, वेट और गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत कुछ सीखा है। अब समय है इसे एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी में इस्तेमाल करने का। हमारे पास एक नारंगी है जिसका मास 0.1 किलोग्राम है। हम सब मिलकर इस नारंगी का वजन अपने सोलर सिस्टम के अलग अलग ग्रहों पर निकालेंगे। आपको बस 3 आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको इंटरनेट या किसी विश्वसनीय किताब से सभी 8 ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पता करनी है। फिर आपको हमारे वेट वाले फॉर्मूले, वेट और मास एक्स ग्रेविटी का इस्तेमाल करके हर ग्रह पर इस नारंगी का वजन निकालना है। और अंत में आपको उन सभी वजन की तुलना करते हुए 3 तुलनात्मक वाक्य, कंपैरेटिव सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे, मंगल पर नारंगी का वजन पृथ्वी की तुलना में कम होगा। आप पूरे जोश के साथ दर्शकों को उत्साहित करते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। यह एक्टिविटी आपको यह समझने में मदद करेगी कि कैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हमारे वजन को बदल देती है, भले ही हमारा मास एक जैसा रहे। तो दोस्तों, अब यह हमारे सफ़र का सबसे आखिरी और ज़रूरी हिस्सा है, रिव्यू। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने जो कुछ भी सीखा है उसे हम कितना याद रख पाते हैं। आपके सामने 4 वाक्य हैं। आपको बस यह पहचानना है कि इनमें से कौन सा वाक्य सही, TRU, है और कौन सा गलत, फॉल्स है। आप एक एक करके हर वाक्य को पढ़ते हैं और उसके सही या गलत होने का कारण बताते हैं। मास किसी भी वस्तु के अंदर मौजूद पदार्थ की मात्रा का माप है। यह सही, ट्रू, है। हमने सीखा है कि मास किसी भी वस्तु का असली वजन होता है जो कभी नहीं बदलता। किसी भी वस्तु का वजन किसी भी ग्रह पर एक जैसा रहता है। यह गलत, फॉल्स है। जैसा कि हमने नारंगी और चूहे के उदाहरण से देखा, वजन बदलता रहता है क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का मास और वजन हमेशा बराबर होते हैं। यह भी गलत, फलस है। मास और वजन 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मास पदार्थ की मात्रा है, जबकि वजन वह बल है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण लगता है। गुरुत्वाकर्षण मास वाली वस्तुओं को एक दूसरे से दूर धकेलता है। यह भी गलत, फॉल्स है। गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षक बल है। यह वस्तुओं को एक दूसरे से दूर नहीं, बल्कि अपनी ओर खींचता है।
यही कारण है कि ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि अब आपको मास, वेट और गुरुत्वाकर्षण के बीच का अंतर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।